Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. And today we are going to study about the operating principle of electromagnetic relay and principal types of electromagnetic relay. सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज मेरी कैसे काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कि जो इसका मेरा आर्मेचर है वो मेरा अट्रैक्ट होता है बाय द मैग्नेटिक फोर्स, और मेरी मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है बाय द अनडिजायरेबल करंट इन द सर्किट। सो जब मेरा आर्मेचर अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स से ड्यू टू द अनडिजायरेबल करंट, तो उस कंडीशन में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज ऑपरेट करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज में मेरी क्या होती है, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, so the electromagnetic force produced to operating quantity which is exerted on the armature moving wire or plunger is proportional to the square of the flux in the air gap flux, thus neglecting the saturation effect the force is proportional to the square of the operating current। मैंने बताया कि जो मेरा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटिंग करंट। हैंस सच रिलेज आर यूजफुल फॉर बोथ AC एंड DC। अट्रैक्शन टाइप रिलेज को हम बोथ AC एंड DC के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है DC ऑपरेशन। DC ऑपरेशन में जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो मेरी कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। व्हेन द फोर्स एक्सीड्स द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। अब इसमें मेरी दो फोर्स होती है, एक मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इज वन माई रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो जिस कंडीशन में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरी रिस्ट्रेनिंग फोर्स को एक्सीड करती है, सो उस कंडीशन में मेरी रिले ऑपरेट करती है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मेरी इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटिंग करंट के। सो FE इज इक्वल्स टू K1 I स्क्वायर। K1 मेरा कांस्टेंट है, I स्क्वायर क्या है मेरी ऑपरेटिंग करंट, FE क्या है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड कंडीशन क्या ली है मैंने, FR मेरी क्या है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स मेरी क्या है, इज इक्वल्स टू K2 कांस्टेंट। अब मेरी रिले कब ऑपरेट करेगी, जब मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरी रिस्ट्रेनिंग फोर्स को एक्सीड करेगी। सो एक्सीड करने से पहले एक पॉइंट ऐसा होगा कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और मेरी रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब FE इज इक्वल्स टू FR होगा। सो FE की वैल्यू क्या थी, K1 I स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 FR की K2। सो I स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी इसमें, K2 बाई K1। सो टोटल करंट की वैल्यू, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग करंट इसमें मेरा क्या हो जाएगा, K2 बाई K1 रूट, जो कि मेरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। सो इसमें मेरी जो फोर्स आ गई वो मेरी क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द करंट एट विच रिले ऑपरेट्स इन केस ऑफ DC ऑपरेशन। अब AC ऑपरेशन में क्या है कि AC ऑपरेशन में भी जो मेरा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, प्रोपोर्शनल होगी मेरा स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटिंग करंट के, बट इसमें मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है। इन AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट बट इट इज़ नॉट कांस्टेंट। सो FE इसमें क्या है, FE इज इक्वल्स टू KI स्क्वायर। अब इसको FE को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक है मेरा 1/2 KI स्क्वायर M माइनस 1/2 KI स्क्वायर M कॉस 2 ओमेगा T। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिया है कि इसमें मेरे दो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले IM बता देती हूँ। IM मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ऑपरेटिंग करंट की और K मेरा कांस्टेंट है। अब इसमें मेरी दो वैल्यूज़ हैं, एक 1/2 KIM स्क्वायर माइनस 1/2 KI स्क्वायर M कॉस 2 ओमेगा T। अब ये दो कंपोनेंट्स क्या शो करते हैं, एक मेरा कंपोनेंट इसमें कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एंड जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है वो पल्सेटिंग एट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज। So if the restraining force Fr which is produced by the string at the constant, that the armature of the relay will be picked up at time t and it drops off at time t2. Thus relay armature pulsates at double frequency। अब इसमें जो relay armature है वो कब pulsate करेगा, जब मेरी frequency डबल हो जाएगी। This causes the relay to produce a noise and it may cause damage to the relay contacts। सो आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले समझ में आया होगा। अब हमने बताया था कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेरी दो टाइप की होती हैं, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप एंड सोलोनॉइड एंड प्लंगर टाइप रिले। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले देयर इज अ कॉइल which energizes on electromagnet।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मेरी एक कॉयल होती है, वो मेरी एनर्जाइज करती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज आर अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले एंड सोलोनॉइड एंड प्लंगर टाइप रिले। सो हम इसमें आर्मेचर अट्रैक्टेड टाइप रिले के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी रिले क्या है, ये मेरी रिले इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रक्चर, हिंग्ड आर्मेचर टाइप, and second word is polarized moving iron type relay, polarized moving iron type relay। सो अब ये रिले कैसे काम करती है? इन अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप देयर एग्जिस्ट अ लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। इसमें एक लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। ये कॉइल मेरी एनर्जाइज्ड होती है बाय द ऑपरेटिंग क्वांटिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द सर्किट वोल्टेज और करंट। ये कॉइल मेरी एनर्जाइज्ड होती है मेरी ऑपरेटिंग क्वांटिटी से, जो मेरी ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती है मेरे सर्किट वोल्टेज या करंट के इक्वल। द आर्मेचर और द मूविंग टाइप इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग क्वांटिटी। अब जो मेरा आर्मेचर है और मूविंग आयरन है, उसको मैग्नेटिक फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है, और मैग्नेटिक फोर्स मेरी प्रोड्यूस होती है बाय द ऑपरेटिंग क्वांटिटी, बाय द अनडिजायरेबल करंट और वोल्टेज। द फोर्स प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अब जो मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में, जिसमें मेरी फोर्स प्रोड्यूस होती है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एंड हैंस दीज रिलेज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC। द स्प्रिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिस्ट्रेनिंग फोर्स। अब इसमें हम जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। सो रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। सो व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीजेज बियॉन्ड द लिमिट अंडर फॉल्ट कंडीशन आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड। अब इसमें जब मेरी जो करंट है वो मेरी रेटेड वैल्यू को एक्सीड कर देता है, तो उस कंडीशन में, फॉल्ट कंडीशन में, मेरा आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड। ड्यू टू दिस इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट्स ऑफ ट्रिप सर्किट विच रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और जैसे ही मेरा जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट करता है, तो मेरा ट्रिप सर्किट कॉन्टैक्ट बना लेता है विच रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द circuit breaker. The minimum current at which the armature gets attracted to close the trip circuit is called pickup current. जो मिनिमम करंट है कि जिस करंट पे मेरा जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट करेगा और ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज करेगा, उस करंट को बोलते हैं पिकअप करंट। Generally, the number of tappings are provided on the relay coil with which it turns can be selected as per the requirement. अब हम इसमें नंबर ऑफ टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि कितने रेटिंग की डिवाइस यूज़ की जाएगी। दिस इज़ यूज टू एडजस्ट द सेट वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग क्वांटिटी एट विच रिले शुड ऑपरेट। अब एक इसका एग्जाम्पल क्या है? एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सच रिले इज़ दैट इट्स हाई ऑपरेटिंग स्पीड। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो हाई होती है। इन मॉडर्न रिलेज एंड ऑपरेटिंग टाइम एज स्मॉल एज 0.5 मिली सेकेंड इज़ पॉसिबल। अब मॉडर्न रिलेज जो हम यूज़ करते हैं उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.05 मिली सेकेंड से भी कम होता है, उसके कंपैरिजन में कम होता है। सो एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ ओवरव्यू कि अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले मेरी क्या होती है। इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हिंग्ड आर्मेचर टाइप और एक पोलराइज्ड आर्मेचर टाइप। ये जो मेरी रिले होती है इसमें मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है, लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। ये जो मेरी कॉइल होती है ये मेरी एनर्जाइज्ड करती है बाय द सर्किट करंट और वोल्टेज से। सो इसमें जो मेरा आर्मेचर या मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स मेरी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द अनडिज़ायरेबल करंट। अब इसमें जो करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स में, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटिंग करंट, जिसकी वजह से हम इसको AC और DC बोथ कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक स्प्रिंग यूज़ करते हैं। इसके डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि एक स्प्रिंग लगी हुई थी। अब ये स्प्रिंग मैं यूज़ करती हूँ रिस्ट्रेनिंग फोर्स अटेंड करने के लिए। तो अब जब करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है, और फ्लो करके जब फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि फॉल्ट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जब करंट फ्लो करेगा तो करंट की एक ही वैल्यू रहेगी, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ऑपरेटिंग कॉइल मेरी एनर्जाइज नहीं होगी। लेकिन फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि जब मेरा करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तो वो सेंस करेगी कि जो करंट की वैल्यू है वो उसकी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। सो फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे जो मेरा
मेरे सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मेरा आर्मेचर है वो उससे अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू दिस, और जब मेरा आर्मेचर अट्रैक्ट करेगा तो आर्मेचर मेरा कांटेक्ट बनाएगा ट्रिप कॉइल के साथ में, और जैसे ही ट्रिप कॉइल के साथ में आर्मेचर कांटेक्ट बनाएगा तो मेरा सर्किट ब्रेकर को इंडिकेशन मिल जाएगी कि सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है और उसको फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करना है। सो आई होप आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव इंडक्शन कप टाइप रिले। सो इंडक्शन कप टाइप रिले क्या होता है, इसमें मैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करती हूँ। सो इसमें मेरे 4 पोल मशीन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए हैं, कॉयल है इसमें, कप टाइप रोटर है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, स्टेशनरी कोल है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिले इज सिमिलर टू एन इंडक्शन मोटर। मैंने आपको बताया जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो मेरी इंडक्शन मोटर से सिमिलर होती है। अब ये जो मेरा स्टेटर कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 और मोर पोल्स, जो मेरा स्टेटर है वो 2, 4 या मोर पोल कंसिस्ट करता है। अब ये जो मेरे पोल्स हैं ये कैसे एनर्जाइज्ड होते हैं, दीज आर एनर्जाइज्ड बाय द रिले कॉइल्स। The coil 1 and 1 dash are connected while the coil 2 and 2 dash are connected to form 2 pairs of coil। इसमें मेरी 2 coil है 1 and 1 dash, 2 and 2 dash। So 1 connected है 1 dash के साथ में, 2 connected है 2 dash के साथ में, जिसकी वजह से ये 2 pairs बना लेते हैं। रोटर है वो होलो सिलेंड्रिकल कप टाइप है स्ट्रक्चर में कंपेयर टू एन इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर सिमिलर जैसा इंडक्शन मोटर जैसा ही है इसकी कंस्ट्रक्शन, बट इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इन दिस रिले द रोटर कोर इज स्टेशनरी एंड ओनली द रोटर कंडक्टर पोर्शन इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस। अब इसमें कंप्लीट रोटर नहीं घूमेगा, इसमें जो रोटर कोर है वो मेरा स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, लेकिन सिर्फ जो मेरे रोटर कंडक्टर्स हैं, रोटर कंडक्टर पोर्शन है, वही सिर्फ मेरे रोटेट करेंगे अराउंड इट एक्सिस। इसकी कंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें ये जो मेरा स्टेटर होता है इंडक्शन कप टाइप रिले में, इसमें मेरे 2, 4 या उससे ज़्यादा पोल्स हो सकते हैं। दे आर एनर्जाइज्ड बाय द रिले कॉइल्स। इनको हम एनर्जाइज करते हैं बाय रिले कॉइल से, इनमें हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देते हैं। दे आर एनर्जाइज्ड बाय द रिले कॉइल्स। अब इसमें मेरी 2 कॉइल के पेयर हैं, एक 1 और एक 2। 1 को मैंने कनेक्ट कर रखा है 1 डैश के साथ में, उनका एक पेयर बना रखा है, और 2 कनेक्टेड है 2 डैश से। उसके बाद में जो रोटर है वो होलो सिलेंड्रिकल कप टाइप में है। ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो मेरी सिमिलर होती है इंडक्शन मोटर में। ओनली डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो मेरा रोटर है वो मेरा रोटर कंप्लीट रोटेट नहीं करता है। जो रोटर की कोर है वो स्टेशनरी रहती है, और जो रोटर कंडक्टर है सिर्फ वो रोटेट करता है अराउंड इट एक्सिस। द करंट एंड द रिस्पेक्टिव फ्लक्सेस produced by the 2 pairs of coil are displaced from each other by angle phi। अब इसमें जो करंट और फ्लक्सेस जो प्रोड्यूस होंगे 2 पेयर से, 1 and 1 डैश से एंड 2 और 2 डैश से, वो एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं बाय एन एंगल अल्फा। Thus the resultant flux in the air gap is rotating। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो मेरे इस एयर गैप में रोटेट करता है, रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है उसके बीच में रोटेट करता है। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ कॉइल। तो जो मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो मेरी 2 पेयर्स ने प्रोड्यूस किए, 2 पेयर्स ऑफ कॉइल से प्रोड्यूस किए। ड्यू टू दिस एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ रिले, जिसकी वजह से मेरे सर्किट में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज करंट प्रोड्यूसेस द फ्लक्स। एडी करंट की वजह से मेरे सिस्टम में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। The interaction of 2 fluxes produces the torque and rotor rotates in the same direction as that of rotating magnetic field। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे थी कि जो मेरे स्टेटर पोल्स थे, इंडक्शन, पहले एक बार इंडक्शन मोटर की वर्किंग बता देती हूँ। इंडक्शन मोटर की वर्किंग में क्या होता है कि मेरे जो स्टेटर के पोल्स होते हैं वो मेरे एनर्जाइज होते हैं एसी सप्लाई से। अब एसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मैंने उनको दी, मेरे स्टेटर एनर्जाइज हुआ। स्टेटर एनर्जाइज होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसमें पहले एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई देने के बाद उसमें वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करने की वजह से, स्टेटर में करंट फ्लो करने की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होने के बाद में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद में मेरा रोटर एनर्जाइज होगा एंड देन मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और इसमें क्या है कि इसमें जो मेरे स्टेटर के जो मेरे पोल्स हैं वो मेरे किससे एनर्जाइज्ड होते हैं, रिले से।
रिले कॉइल से एनर्जाइज्ड होते हैं। अब रिले कॉइल से मेरे स्टेटर के पोल्स एनर्जाइज्ड होने के बाद में उसमें एक करंट एंड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे से डिस्प्लेस होगा बाई एंगल अल्फा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसकी वजह से मेरा एयर गैप, रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से एयर गैप इज रोटेटिंग, एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय दीज टू पेयर्स। जो मेरे स्टेटर के पोल्स हैं वो मेरे एनर्जाइज्ड हुए रिले कॉइल से, जिसकी वजह से स्टेटर में करंट एंड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब पेयर्स थे 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश, तो इन दोनों में 1 और 1 डैश और 2 और 2 डैश में मेरा करंट और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको प्रेजेंट करते हैं बाय एंगल अल्फा से। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसकी वजह से एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा मेरे कप टाइप रोटर में। अब जब रोटर में करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होने के बाद में वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और जब रोटर में भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया और स्टेटर में भी उसका फ्लक्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों फ्लक्स के इंट्रैक्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी और रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अ कंट्रोल स्प्रिंग and the backup stop carried on an arm attached to the spindle of the cup are responsible to prevent continuous rotation. These relays are very fast in operation. Okay. So these relays are very fast in operation. The operating type of order of millisecond is possible with this type. This is because the rotor is light, having low moment of inertia. The induction cup structure can be used for two quantity or single quantities relays. इसको हम two quantity या single quantity relays के लिए use कर सकते हैं. A single quantity relay means both the coils are fed by the same actuating quantities with a fixed phase angle shift in between them. To reduce the rotor inertia and to make the operator more fast, double induction loop structure is used. In all the induction relays are widely used for, जितनी भी इंडक्शन टाइप रिलेज हैं वो वाइडली यूज़ की जाती हैं प्रोटेक्टिव रिलेज के लिए इन्वॉल्विंग एसी क्वांटिटीज़, हाई लो एंड एडजस्टेबल स्पीड्स के लिए, वेरियस शेप्स ऑफ टाइम अगेंस्ट ऑपरेटिंग क्वांटिटीज कर्व्स कैन बी ऑब्टेन्ड। सो आई होप आप लोगों को आर्मेचर अट्रैक्टेड टाइप रिले एंड इंडक्शन कप टाइप रिले समझ में आया होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टू रिलेज देन प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू।